जगदीश गुप्त द्वारा लिखित नाट्य काव्य शंबुक पर आज हम एक विचार रखते हैं। जगदीश गुप्त का नाट्य काव्य शंबुक एक मिथक रचना है और मिथक में संपूर्ण मानवीय अनुभवों को तथा परिवर्तित होते रहे संदर्भों को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देने की क्षमता होती है। वर्तमान जीवन की जटिल समस्याओं, नित नई संवेदनाओं और युगीन विवेक सम्मत जीवन मूल्यों को हृदयग्राही रूप में प्रस्तुत करना अर्थात स्वीकार करने योग्य बनाने के लिए मिथकीय शैली अधिक प्रासंगिक रही है। मिथकीय अर्थात मिथ मतलब मिथ्या मतलब झूठ और मिथकीय मतलब वह सच्चाई पर जो आधारित नहीं रहता है। जैसा कि इसे कवि ने लघु काव्य भी कहा है। शंबुक का आधार भले ही पौराणिक गाथा रहा हो, लेकिन परंपरा से उद्भूत इस पौराणिकता में समसामयिक संदर्भों का सृजनात्मक समावेश कर कविवर गुप्त ने न केवल अपने कलात्मक कौशल को दर्शाया है, बल्कि समसामयिक चिंतन, मनोवैज्ञानिकता, वर्तमान मानव की बौद्धिक तर्कशीलता का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण करके इसके काव्य सौष्ठव को व्यापक एवं उदात्त रूप भी दिया है। पौराणिकता को तत्कालीन परिस्थितियों में गुप्त जी ने एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। सन 1975 ईस्वी में भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में आपातकाल की घोषणा की गई और अभिव्यक्ति संवैधानिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे सत्ता एवं सत्ताधारियों के खिलाफ कुछ कहा जाना घातक सिद्ध हो सकता था। ऐसे में एक संवेदनशील रचनाकार सामान्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन होते देखकर कैसे चुप रह सकता था। यही कारण है कि अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंध का विरोध करने के लिए जगदीश गुप्त ने शंबुक के माध्यम से अपनी बात कहने का साहस किया और वे इसे स्वीकारते भी हैं। जो बात सीधे या किसी अन्य प्रकार से कहना संभव न हो, उसे कह सकने में ऐसी कथात्मक संयोजना निश्चित रूप से सहायक होती है। शंबुक के कथा सूत्र जहाँ पौराणिक प्रसंगों से जुड़े हुए हैं, वहीं नवीन उद्भावनाओं के पास भी है। इस तथ्य सत्य का अवलोकन इन बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि पहला बिंदु है प्राचीन सूत्र। रचनाकार डॉक्टर गुप्त ने फादर कामिल बुल के द्वारा घोषित उत्तरकांड के प्रक्षिप्त अंश सर्ग 72 से 82 और यहाँ क्षिप्त शब्द का अर्थ है जिसे बाद में या पीछे से जुड़ा, अलग से, ऊपर से या बाहर से लाकर बढ़ाया या मिलाया गया है। तो हम देखते हैं कि यह जो पौराणिक घटना रामायण से संबंधित बताते हैं वह उत्तरकांड में है और उत्तरकांड को हम देख रहे हैं कि कामिल बुल्के ने भी प्रक्षिप्त अंश कहा है, अर्थात यह मौलिक रचना में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें वर्णित शंबुक का वध की कथा से प्रेरणा ग्रहण की है। कवि कथन के अंतर्गत इसका उल्लेख भी हुआ है। देश विदेश तक फैली राम कथा में शंबुक का प्रश्न कहाँ किस रूप में आया है, इसकी सुव्यवस्थित सूचना डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रामायण में कई अनुच्छेदों में की है। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण के समस्त उत्तरकांड को प्रक्षिप्त घोषित किया है। प्रक्षिप्त का अर्थ हम देख चुके हैं। शंबुक वध भी उसी के प्रक्षिप्त सर्गों 72 से 82 में संभवतः सबसे पहले वर्णित हुआ है। आगे यह कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड और उत्तरखंड में है। महाभारत की शांति पर्व अध्याय 149 और रघुवंश के 15वें सर्ग में है। उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक तथा आनंद अंक के भी अनेक अध्यायों में मिलती है। जिस प्रकार की यह सूचनाएं हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बहुत स्पष्ट रूप से दी गई है। इनके अतिरिक्त डॉक्टर जगदीश गुप्त ने शंबुक के इन कथा सूत्रों के अतिरिक्त सर्पदंश का वृत्त फादर कामिल बुल के द्वारा संकेतित कन्नड़ भाषा के आधुनिक कवि कुवेम्पु के शूद्र तपस्वी नामक काव्य से लिया है। अब हम देखते हैं कि यह तो हो गया प्राचीन या पौराणिक सूत्र। अब हम देखते हैं कि नवीन सूत्र क्या है।
भले ही डॉक्टर गुप्ता ने वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, महाभारत, रघुवंश, आनंद रामायण के कथा सूत्रों के संबंधों को अपनी रचना का विषय बनाया हो, लेकिन इन सूत्रों के माध्यम से बड़े विश्वसनीय ढंग से समाज के सामने इन चरित्रों को ऐसे रखा है कि वह अपनी पौराणिक सीमा को छोड़कर सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक हो गए हैं। अर्थात इस कविता में शंभुक रामायण का शंभुक नहीं लगता, यह आधुनिक शंभुक है। नए कथा सूत्रों की रचना भी की है, जिनके अंतर्गत सर्पदंश, नारद द्वारा वशिष्ठ के मार्ग में मिलना, भावी घटनाओं की सूचना, वन देवता का दंडक वन में शिलाचित्रों का अस्तित्व, इंद्रजाल के रूप में भीषण आग की व्याप्ति और उसमें राम की क्रोध की आग का आभास, अग्नि में सोई हुई सीता के प्रतिबिंब का प्रकाट्य, शंभुक के पूर्व जीवन के समस्त प्रसंग, प्रेत द्वारा ब्राह्मण पुत्र के फिर से जीवित होने के यथार्थ कारण का संकेत तथा ऐसी अनेक भावनाओं का सृजन किया है जो मात्र गुप्त जी की कल्पना है। उपरोक्त सूत्र संदर्भों के आधार पर कवि की समसामयिक चेतना को हम बिंदुओं में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है विद्रोह का स्वर। व्यक्ति में बहुत शक्ति, सामर्थ्य है। व्यक्ति की सारी शक्तियों और संदर्भों के रूपायन का केंद्र होता है। व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार करना इतिहास को अस्वीकार करना है, और यही अस्वीकार विद्रोह का स्वर बनकर जब उभरता है तो उसमें बड़ी से बड़ी सत्ता की जड़ें हिलने लगती है। तो हम देखते हैं कि यह जैसे भूमिका में दिया गया है कि सन 1975 में जब स्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न थी, तब कवि ने इसकी रचना की है और वैसे ही समकालीन परिस्थितियों का आभास हमें इस कविता से होता है। तो कविता है कि जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे, निर्बाध जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, यह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पंक्तियों में कि ऐसी व्यवस्था है जो फूल को खिलने नहीं देती है, और यह विषम परिस्थितियां बहुत घातक होती है। यही नहीं, वह सीधे शासक श्री राम से उनके कर्तव्य और कर्तव्य के भी प्रश्न करता है। राम, तुम राजा बने किस हेतु हो? व्यष्टि और समष्टि मन के सेतु हो। शूद्र घाती बने करके क्रोध, क्या तुम्हारा यही समता बोध? तो वह राम से भी प्रश्न पूछ ले रहा है। कौन प्रश्न पूछ ले रहा है? आधुनिक शंभुक। दूसरा बिंदु है स्वत्व की प्रतिष्ठा। आज मनुष्य के सामने अपनी पहचान बनाने का बहुत बड़ा संकट है। वह संसार की इस अपार भीड़ में खो गया है, इसलिए वह अपनी पहचान, अपना स्वत्व बनाए रखने की निरंतर कोशिश करता रहता है। शंभुक कहता है, शूद्र हूं मैं, मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है, फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को, मानव भविष्य को नए संदर्भ में जानने समझने का आधार संकल्प है। और दूसरे पद में यह भी कहता है कि मेधा से मुझको पराजित नहीं कर पाए, केवल व्यवस्था के तर्क की पहनाई धार से काटकर मेरा अस्तित्व वध की क्रूर भाषा में कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान, लेकिन निरुत्तर मैं नहीं हुआ, वही हुए। तो इस प्रकार वह अपनी पहचान के लिए तड़पता दिखाई देता है। तीसरा है भूमि पुत्र की सार्थकता। गुप्त जी नए मानवीय मूल्य के पक्षधर थे, इसलिए वे एक वर्ण रहित समाज की कल्पना करते थे, अर्थात किसी तरह का भेदभाव न हो, जहाँ न कोई ब्राह्मण न शूद्र हो। वे तो सभी भूमि पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। उनका मत है कि वर्ण व्यवस्था का मानवता विरोधी जड़ रूप अब किसी भी जागरूक तथा प्रगतिशील समाज द्वारा स्वीकारा नहीं जाएगा। कृषि सभ्यता की पृष्ठभूमि में उपजी हुई वस्तु को यंत्र युग पर किसी प्रकार आरोपित नहीं किया जा सकता है। मेरी दृष्टि में शंभुक ही नहीं, सारे मनुष्य भूमि पुत्र कहलवाकर नई सार्थकता पाने के अधिकारी है, ऐसा कवि कहते हैं। आधुनिक युग की
प्रजातांत्रिक सामाजिक विचारधारा इसी बिंदु पर प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से मेल खा जाती है। दोनों की उद्देश्यगत एकता एक कवि की दृष्टि में उपेक्षणीय नहीं है। मैं धरा का पुत्र हूँ, तुम ब्राह्मण के अवतार, एक खाई है हमारे बीच यह द्वार। अब हम अगला बिंदु देखते हैं जो है समसामयिक चिंतन, अर्थात पौराणिक कथा सूत्रों के माध्यम से गुप्त जी ने समसामयिक संदर्भों को स्वर देने का प्रयास किया है। सन 1975 में लगे इमरजेंसी ने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। समसामयिक यथार्थ इस लघु काव्य में चित्रित हुआ है। शंभू के माध्यम से नए मानव मूल्यों की स्थापना, वर्ण रहित समाज की कल्पना आदि कुछ ऐसे घटक हैं जो नई कविता के आंदोलन की गहरी आस्था का प्रतीक बनकर उभरे हैं। जिस समाजवादी समाज की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वास्तविकता उसके ठीक उल्टे थी। सत्ता का एकाधिकार, आम जन की निस्सहायता, अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंध ने तत्कालीन युग जीवन के यथार्थ को चित्रित किया। उस काल के सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है, गति रहित जीवन कभी अपना नहीं है। कौन शासक भूल अपनी मानता, सदा अपराधी प्रजा को मानता। तो यहाँ पर उन्होंने शासक के बारे में लिखा है। तो हम देखते हैं कि जिस समय इस रचना को रचा गया उस समय राजनीतिक परिस्थितियां हमारे देश में किस प्रकार थी। ऐसी व्यवस्था का वह विरोध है जो व्यवस्था उससे उसके मौलिक अधिकार को छीन ले। उसके लिए तो लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का और जो सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, आत्मोकथन। जन्म सिद्ध अधिकार लोकतंत्र में सभी को समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और यही नई कविता के दर्शन की मौलिक धारा भी है। स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक अपने ढंग से आत्मोत्थान कर सकता है, अर्थात अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं माना जाता। सभी पृथ्वी पुत्र हैं, तब जन्म से क्यों भेद माना जाए। जन्मजात समानता के तथ्य पर क्यों भेद माना जाए। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं कि इस भेद बुद्धि का दंड शंभुक ने भी सहा था, इसलिए वह कहता है, नीचे गिरे होने का दुख झेल मैंने भी चाहा था। इसी भांति जीवन में अपनी स्वाभाविक गति पा लेना। तो इस प्रकार इन पांचों बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। अब हम इसका सार रूप देखें तो वह इस प्रकार है कि सार रूप में अवधेय है कि शंभुक में रचनाकार ने मानवतावादी यथार्थवादी दृष्टि से पुराण कथा का आधार लेकर नई समसामयिक दृष्टि और सरोकार से जोड़ मानव को मानव के स्तर पर मानवीय मूल्यों में विश्लेषित करने का एक अच्छा प्रयास किया है। गुप्त जी भूमिका के अंत में कहते हैं कि मेरी कृति में मनुष्यता से श्रेष्ठ कुछ नहीं, यही नहीं, एक सभ्य सुसंस्कृत समाज का डॉक्टर गुप्त जी ने मन में एक स्वप्न देखा है जो सभी समस्याओं का निदान कर पाने में समर्थ होगा। वह इस प्रकार है समाज वही सुसंस्कृत जहाँ होता व्यक्ति का सम्मान कर सकेगा वही मानव की समस्या का सटीक निदान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कविता शंभुक जो एक पौराणिक चरित्र पर आधुनिक काल में लिखी गई कविता है, उसमें कवि ने जो कुछ भी कहने का प्रयास किया है मैंने उसे आपको उसी तरह समझाने का प्रयास सफलतापूर्वक किया है। अगर आपको यह चर्चा उचित लगती है और अनुचित लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें और हमें भी बताएं, अपने विचारों से अवगत कराएं।